गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आवर्त बीजी पादपों में जनन पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर, और लगभग उस चैप्टर को हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। लास्ट में उस चैप्टर में हमारे पास आया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये टॉपिक था हमारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन, और इसमें पढ़ रहे थे हम लोग लैंगिक जनन जो होता है पुष्पिपाद। ये कुछ कॉमन चीजें इसी से रिलेटेड हैं, दूसरे चैप्टर में भी स्टार्टिंग में। पहले हम फिर से उनसे एक बार चर्चा कर लेते हैं। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, लैंगिक जनन पढ़ा था, और यहाँ दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद, जिसका क्या पढ़ेंगे, संरचना एवं विकास, किस प्रकार से बनता है और इनका विकास कैसे कैसे होता है, ये सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इनका विकास नर एवं मादा युग्मकोद्भिद। अब नर से तात्पर्य लिया जाएगा, दैट मीन्स जो हमने पुंकेसर वाले भाग पढ़े थे, इसको हमने क्या बोला था, नरजन्ना। दूसरा था हमारा स्त्री केसर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मादा धन्ना। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, नर एवं मादा युग्मकोद्भिद, संरचना एवं विकास। अब यहाँ पर दोनों चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पुंकेसर क्या होता है, स्त्री केसर क्या होता है, और जनन की प्रक्रिया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन की प्रक्रिया है पादपों में कैसे संभव होती थी, किसके द्वारा होती है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया पुष्प द्वारा संपन्न होती है। या हम बोले पादपों में जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है उसमें मुख्य जो भाग है, उसमें जो क्या मानते हैं हम लोग, मुख्य भाग के अंदर पुष्प लेते हैं। यहां हम बोले रिप्रोडक्शन की क्रिया किसमें संपन्न होगी, पुष्प या फ्लावर में संपन्न होती है। अब यहाँ पर हम फ्लावर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, जो पुष्प है वह एक रूपांतरित प्रारूप होता है। क्या कहलाता है, रूपांतरित प्रारूप कहलाता है। या पुष्प की डेफिनेशन देख सकते हैं हम लोग, रूपांतरित प्रारूप को ही पुष्प कहते हैं। अब पुष्प के अंदर हमने पढ़ा था, पुष्पवृंत पढ़ा था, पुष्पासन पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो डायग्राम में मैंने बताया था आप लोग को बना करके, पुष्पवृंत, पुष्पासन, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकागर, परागकोश, पूतंतु, परागकोश और पूतंतु से मिलकर क्या बना था, पुंकेसर वाला भाग या नरजन्ना। वर्तिकागर, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर क्या बना था, स्त्री केसर वाला भाग या मादा जन्ना बना था। अब हम देखते हैं पुष्पवृंत क्या था, एक वृंतनुमा संरचना थी जिसके द्वारा पुष्प जुड़ा हुआ होता है। पुष्पासन क्या होता है, पुष्प का शीर्ष भाग था, पुष्पवृंत का शीर्ष भाग चौड़ा हो जाता है या फूल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोला था। और उसके साथ साथ पुष्प में हमने बाह्य दलपुंज और दलपुंज भी देखा था। बाहर की ओर बाह्य दलपुंज, फिर उसके जस्ट अंदर की ओर बाह्य दलपुंज से पीछे की ओर यदि देखते हैं हम लोग तो क्या जाएगा, दलपुंज। अब यहाँ देखते हैं दूसरे चैप्टर में, ये हमारा क्लियर होगा, नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का संरचना और विकास। इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसी तो इनकी संरचना होती है और कैसे इनका विकास होता है, धीरे धीरे ये कैसे बनते हैं। सबसे पहले आवर्त बीजी पादपों में जनन अंग के रूप में क्या होता है, पुष्प उत्पन्न होता है। और यही बात हम अभी कर रहे थे भाई, जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है पादपों में किसमें संपन्न होती है, पुष्प वाले भाग में संपन्न होती है। तो आवर्त बीजी पादपों में जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है या जनन अंग होता है, कौन सा होगा, पुष्प। या हम बोले आवर्त बीजी पादपों में जनन अंग के लिए क्या उत्पन्न होता है, पुष्प उत्पन्न होता है। अब ये आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी, जब फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उस समय मैंने बताया था आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म, अनावर्त बीजी जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म क्लियर है हमारा।
हम बोले तो एंजियोस्पर्म किनको बोलेंगे, अर्थात ऐसे बीज जिनके चारों तरफ क्या पाया जाए, आवरण, उसे क्या बोलेंगे, आवर्त बीज। जिनके चारों तरफ नहीं पाया जाएगा उसको क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म या अनावर्त बीजी। फॉर एग्जाम्पल साइकस, पाइनस, ये हम पढ़ेंगे प्रीवियस क्लास में। अब देखो उसके बाद लिखा है पराग संधियों पर बंदे एवं उर्वर उपांगों के रूप में पुष्प पत्र व्यवस्थित रहते हैं। जो पराग संधियां होती है, नोड और इंटरनोड्स जो होती हैं, उन पर बंदे और उर्वर, ये दो प्रकार के उपांग हैं। दैट मीन्स कुछ तो बंदे मिलेंगे, कुछ उर्वर मिलते हैं। उर्वर के द्वारा नयों का निर्माण किया जाता है, बंदे के द्वारा निर्माण नहीं हो पाता है, या हम बोले निषेचन की कैपेसिटी नहीं होती है, इनके अंदर पाई जाती है। उर्वर से मतलब लिया जाता है, जैसे हम कई बार एग्जाम्पल लिखते हैं, भूमि की उर्वर क्षमता या उर्वरक क्षमता, दैट मीन्स उसमें उत्पादन की क्षमता। तो इसी प्रकार से यहाँ उर्वर होंगे तो वो तो क्या होंगे, नयों का निर्माण कर सकते हैं पुष्पों का। जो बंदे होंगे दैट मीन्स उनके द्वारा नहीं होता है, क्योंकि उनके परागकोश होंगे या स्त्री केसर वाले भाग में कोई बंदे प्रकार के होते हैं, जिसके द्वारा पुष्प बंदे होगा तो नए का निर्माण नहीं कर पाता है। तो बंदे और उर्वर के लिए पराग संधियों पर बंदे एवं उर्वर उपांगों के रूप में पुष्प पत्र व्यवस्थित रहते हैं। इसलिए पुष्प को बीजाणु पर्णधारी प्रहरों भी कहता है। क्या कहा है, बीजाणु पर्णधारी प्रहरों। भाई प्रहरों ये सब मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। जो भूमि की लेयर होती है, इससे ऊपर वाला जो भाग होता है स्टेम वाला, इसको हम लोग, और नीचे क्या होगा, रूट वाला भाग। अब ये जो भाग होगा ये तना, ये जो भाग होगा ये जड़, इसको रूट, इसको शूट भी बोला जाता है। दैट मीन्स तात्पर्य लिया जाता है, ये प्रैरो वाला भाग होता है और ये रूट वाला भाग होता है। क्लियर होगा प्रैरो। अब बीजाणु पर्णधारी से तात्पर्य लिया जाता है यहाँ पर जो, इसलिए उसको बीजाणु पर्णधारी प्रैरो कहा जाता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है प्रैरो से तात्पर्य इसलिए लिया गया है, जो पुष्प होता है क्या होता है, एक रूपांतरित प्रैरो होता है। तो किससे बना है, प्रहरों के द्वारा हम बोल सकते हैं। दैट मीन्स पुष्प एक रूपांतरित प्रहरों है। बीजाणु पर्णधारी, बीजाणुओं को धारण करने वाली संरचना, या बीजाणु पर्णधारी से मतलब बीजाणु को धारण करने वाली पत्ती या परागकोश या नरजन्ना जैसी कुछ हल्की सी संरचनाएं पाई जाती है। सीधा सा लिखिए आप तो, पराग संधियों पर बंदे एवं उपांगों के रूप में पुष्प पत्र व्यवस्थित रहते हैं, इसलिए पुष्प को बीजाणु पर्णधारी प्रहरों कहा जाता है। बीजाणु पर्णधारी प्रहरों का अर्थ होता है बीजाणुओं को धारण करने वाली संरचना। सामान्य एक पुष्प में कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, जो चक्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। ये हम कहीं ना कहीं पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है। सामान्य एक पुष्प में 4 भाग होते हैं जो चक्रों में व्यवस्थित रहते हैं, और चक्र के अकॉर्डिंग देखेंगे हम एक एक अलग अलग प्रकार के चक्र में कौन कौन से में व्यवस्थित रहते हैं ये।